हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आई होप आप सभी बड़े ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों ने मुझे विश किया हैप्पी टीचर डे सर, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट। तो हम लोग क्या कर रहे थे, मैंने बताया था कि आप लोग क्या थे, 12th क्लास में क्या होता है कि सर सब टीचर्स बनना, प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल के पास सुपीरियर पावर होती है, वो कुछ भी कर सकता है। मतलब अगर आपको प्रिंसिपल बना दिया जाए स्कूल का, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो जिससे आपको, मतलब जो आपको अच्छा नहीं लगता ना, आपका जो दोस्त नहीं है, उसको क्या, बाहर निकल भाई। वो कहेगा नहीं निकल रहा, क्या कहोगे? प्रिंसिपल हूं मैं, कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कहोगे? प्रिंसिपल हूं मैं, कुछ भी कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसे प्रिंसिपल बनाया गया, तो मैंने मना किया, नहीं सर, नहीं सर, प्रिंसिपल नहीं बनूंगा, सर प्रिंसिपल नहीं बनूंगा। बोला नहीं भाई साहब, आपको प्रिंसिपल बनाया जाएगा। बिकॉज उस समय एक वॉलेंटियर्स का हेड होता था, वॉलेंटियर्स का ना जो स्कूल को संभालते, उसका हेड मुझे अपॉइंट कर रखा था। बोला आप हेड हो, वॉलेंटियर्स के हेड हो, आपको टीचर नहीं बनाएंगे, हम आपको प्रिंसिपल बनाएंगे। कल कोई दिक्कत होती है तो हम आपको बोलने वाले हैं। मैं कहा नहीं नहीं सर, मैं तो जिद्दी हूँ, मैं तो नहीं सर, मैं तो टीचर बनूंगा। तो भाई उन्होंने नहीं बनाया, मेरे को टीचर नहीं बनाया। तो बचपन से जुनून होता है किसी चीज का। तो अब क्या हुआ भाई, मैं क्या कर रहा, हर क्लास में जा रहा, क्लास में टीचर। क्योंकि प्रिंसिपल का क्या काम होता है, अलग से बैठो और किसी की कंप्लेन आ रही है तो उसको शॉर्ट आउट करो। तो मुझे एक क्लास खाली मिल गई, जब किस्मत ने की जैसी बात, 11th क्लास कॉमर्स क्लास में वो खाली मिल गई। 12th क्लास में मैं था। भाई साहब अंधा क्या मांगे दो आंखें। अब प्रिंसिपल क्या चाहे कि भाई साहब मेरे को पढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। क्लास बिल्कुल खाली बैठी, भाई साहब सारे बच्चे बैठे हुए, मैं वहां पर अकाउंट्स पढ़ाने लग गया जाके, क्यों पढ़ाने का शौक था, मैं पढ़ाने लग गया। अब आपको पता होना चाहिए, टीचर्स इवेल्युएट करने आता है, हर क्लास में से इवेल्युएशन होता है कि कौन कितना अच्छा पढ़ा रहा है। ठीक है, तो हमारे से इवेल्युएशन होता था। तो बाहर टीचर इवेल्युएट कर रहा, मुझे नहीं पता बाहर टीचर है। पहले तो टीचर हो गया, वैसे प्रिंसिपल क्या कारनामे कर रहा है, इस प्रिंसिपल को बोला क्या था, कारनामे क्या कर रहा है, तो पढ़ा रहा है। बट उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका वगैरह। तो मतलब हालांकि मैं प्रिंसिपल था, बट मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था कि सबसे अच्छा टीचर बना, तो मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला था। आज तक वो अवार्ड मेरे साथ है। मेरे को एक कार्डबोर्ड दिया गया था, एग्जाम लिखते हैं ना, तो 12th की एग्जाम में मैंने उसी पे लिखे, बाकी सारे एग्जाम भी उसी पे लिखे। आज मैं नोट्स वगैरह बनाता हूँ घर पे, तो मैं उसी की हेल्प लेता हूँ। ठीक है, तो हालांकि टीचर्स डे क्यों बनाया था, किसकी याद में बनाया था, ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो हमें वहां पता होता है, आपने उनके बारे में बहुत सुना होगा, ऐसे थे, वो थे, उन्होंने ये किया। तो हम 11th 12th तक हम ये सारी चीजें सुनते हैं, 10th से बाद हमें पता चलता है हमें बनना क्या है। ठीक है, तो छोटी सी कहानी मैंने बताई। अब क्या करते हैं, उस कहानी के बाद अब आते हैं जीएसटी के ऊपर। किस पे आते हैं? जीएसटी के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास में बोलना बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये जानते हैं। ठीक है बेटा, अब की बार अगर मान लो गलती से बोला हुआ मिल जाए, तो बेटा बाहर टेबल के ऊपर मुर्गा बनाने की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो चलो, जो मैं बातें पूछने जा रहा हूं, वो बातें आप मेरे को बताने वाले, जो बातें मैं आपसे पूछने वाला हूं, वो बातें आप मेरे को बताने वाले। चलो, पहली बात, आप क्या पढ़ रहे हो? सर टैक्स लॉज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो? सर टैक्स लॉज पढ़ रहे हैं। कितने मार्क्स का आएगा? 100 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब बाइफरकेशन करते हैं। सर टैक्स लॉ में एक इनडायरेक्ट टैक्स आएगा और एक डायरेक्ट टैक्स आएगा। डायरेक्ट टैक्स कितने मार्क का आएगा? और इनडायरेक्ट टैक्स 50। वेल डन। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में रूल्स वगैरह पढ़ोगे आप, नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ोगे, मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ने वाले। सर यहाँ पर क्या खेल होने वाला है? सर जीएसटी प्लस कस्टम पढ़ने वाले। सर कस्टम का तो अभी हमने चेहरा भी नहीं देखा कि दिखता कैसा है। आपने क्या देखा है? सर थोड़ा बहुत जीएसटी को देखा है। क्या देखा है? थोड़ा बहुत जीएसटी को देखा है। अभी जीएसटी क्या है बेटा? एक छोटा सा चाइल्ड जो भी सिर्फ 5 साल का। जीएसटी कब आया था इंडिया में? सर जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017। अभी क्या चल रही है? 22 चल रही है। क्या चल रही है? 22। तो ये न्यू बोर्न बेबी बेटा, सिर्फ 5 साल का हुआ है जीएसटी। ठीक है, तो आगे आगे देखना है क्या क्या कारनामे करता है। मैंने कहा जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इट्स अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एग्जाम में आ जाता है बेटा कई बार ये क्वेश्चन भी। इट्स अ गुड्स एस एंड सर्विसेज, दैट इज एस, और टैक्स। इट्स अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सर आज हम क्या सीखने वाले? मैंने कहा देखो, बात कुछ ऐसी, मैं आपको अपनी छोटी सी बचपन की याद में लेके चलता हूं। मैं कह रहा हूं जब आप छोटे बच्चे थे तो क्या करवाया गया था आपके साथ? सर जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें स्कूल में एडमिशन कराया गया था। मैं राइट हूं? क्या करवाया गया था? स्कूल के अंदर एडमिशन कराया गया था। मैंने कहा वेरी गुड। मैं कहता हूं सर बेटा जो निकम्मे बच्चे थे, पढ़ने वाले नहीं थे, कि उनका क्या किया था? सर या तो स्कूल के हेडमास्टर दैट इज प्रिंसिपल ने नाम काट दिया था, या फिर स्व इच्छा से घर बैठ गए थे कि हमें पढ़ना नहीं है। बात समझ आई है नहीं? तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सर एडमिशन करवाया था हमने। क्या करवाया था बेटा? एडमिशन करवाया। तो ध्यान सुनना, जीएसटी के अंदर क्या बोला गया? जीएसटी के अंदर
भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है बेटा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ऐसे ही थोड़ा ना आप जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैं एक सेल्समैन हूं सर, सेल्समैन नहीं, आपको बिस्राई गारमेंट्स है, मैं कपड़े बेच रहा हूँ बेटा, मैं आपको कपड़े बेच रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे आए बोले सर हमें 5 साड़ियां दे दो, मैंने सब 5 साड़ी दी और मैंने कहा भाई साहब 5,000 रुपए हो गए। 5 साड़ियां दी मैंने, 1,000 की साड़ी दी बेटा, मैंने कहा भाई साहब 5,000 हो गए। मैंने कहा साथ में रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ और भी कुछ लेना है मेरे को। मैंने कहा जीएसटी दे दो। आपने कहा कितना परसेंट? मैंने कहा 12% दे दो, ज्यादा नहीं लेते। तो कितना हो जाएगा बेटा? 5,000 रुपए 12%, 5,000 रुपए 12%, 600 रुपए हुआ क्या? तो मैं आपसे कितने रुपए चार्ज करूंगा? 5600 रुपए। कितने रुपए चार्ज करूंगा बेटा? 5600 रुपए। सर ये कौन देगा? कंज्यूमर देगा बेटा, जो उसको कंज्यूम करने वाला है, जो साड़ी पहनने वाला है तो वो देगा, या फिर जो साड़ी लाने वाला है वो देगा। आमतौर पर लाने वाला देता है, ठीक है बेटा। हालांकि जो भी ला रहा है या पहन रहा है उसी को इसका कॉस्ट का बर्डन उसी पे आता है। मैंने कहा दोस्त ऐसे ही मैं 600 रुपए थोड़ा ले सकता हूँ आपसे, मैं रेट हो रहा हूँ, ऐसे ही 600 थोड़ा लेता हूँ। मैंने कहा ये 600 रुपए है किसके दोस्त बताना? सर ये तो गवर्नमेंट के है, आया ना, या तो मोदी जी के या फिर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के, आधा आधा खाएंगे वो। तो मतलब 600 रुपए आया तो आधा तो मोदी जी ले जाएंगे और आधा रिस्पेक्टिव स्टेट ले जाएगी। लाइक मैं अगर दिल्ली में माल सेल परचेज कर रहा हूं, दिल्ली में रहकर 600 रुपए आया तो 300 रुपए तो केजरीवाल साहब ले जाएंगे और 300 रुपए मोदी जी ले जाएंगे। मैंने कहा भाई साहब गवर्नमेंट का पैसा कौन ले रहा है? रविंदर ले रहा है, दैट इज बिस्ला गारमेंट दे रही है। मैंने 600 रुपए लिया और गवर्नमेंट को दे दिया। तो भाई साहब ऐसे ही मेरे को, मैं ऐसे ही टैक्स कलेक्ट करने लग जाऊंगा। अब नीचे बैठ जाओ, ठीक है, कहो भाई साहब टैक्स टैक्स टैक्स, जैसे टैक्सी टैक्सी कहते हैं नीचे टैक्सी टैक्सी, अपना टैक्स 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 देता हूं। कितने बंदे देके जाएंगे आपको? सर कोई नहीं देने वाला, ऐसे कोई नहीं देने वाला। सर क्या होना चाहिए? उसके अंदर आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। जीएसटी के अंदर क्या लेना चाहिए? एडमिशन लेना पड़ेगा। सर जैसे स्कूल में दाखिला लिया जाता है फिर पढ़ाया जाता है ना, इसी तरह पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा, उसके बाद आप टैक्स कलेक्शन कर सकते हो। हाँ या ना? तो आपको बात समझ में आई कि जीएसटी में हमें क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन कैसे मिलता है, कैसे देते हैं, सारी की सारी रामायण एंड महाभारत हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। बस सबसे पहले पता चला रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है। सर जो हम टैक्स का कलेक्शन कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो वो कर्मकांड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी के अंदर। बात समझ आई दोस्त? अब मैं कहता हूं चलो आगे चलते हैं। मैं कहा जी सर आगे चलिए। मैंने कहा आपको मैं एक कहानी बताता हूं, पहले बातों को छोड़ो, पहले कहानी सुनो। मैं कहा जीएसटी कुछ नहीं है, जीएसटी कहानी से बाहर कुछ भी नहीं है। जीएसटी सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है। एक कहानी सुनते जाना और मेरे को बताते जाना कि वो कहानी समझ में आई नहीं। बेटा कंसेप्ट आए या ना आए, कहानी जरूरी है, ठीक है, कहानी समझना। और अब मेरे पास सिंगल बच्चे की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, बेटा आराम से बैठ जाओ, ठीक है। कहानी पर ध्यान दो। कितने नंबर की कहानी आएगी एग्जाम में? 1 से 2 नंबर की आएगी। जो भी पढ़ाने वाला हूं अगले 20 मिनट के अंदर वो 1 से 2 नंबर के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू पेपर आने वाला है, तो आप अच्छे से सुन लोगे ना तो उस 1 से 2 नंबर को इजिली ऐसे स्कोर कर जाओगे, ठीक है। एमसीक्यू आने वाला है, ठीक किया तो 1 नंबर पॉजिटिव, नहीं किया तो बाबा की दया से कुछ नहीं मिलने वाला, गलत कर दिया तो प्रसाद मिलेगा -0.25, ठीक है। तो भगवान के सोचना कि हमारे 1 करोड़। आराम से सुनते जाओ जो जो मैं बताता जा रहा हूं। आज मैं आपको बताता हूं यार, आपको अपनी जिंदगी की एक सत्य घटना बता रहा हूं दोस्त। क्या कहानी कहां बता? सत्य घटना भाई साहब, ऐसे लिखो सर सत्य घटना, शायद छोड़ो सत्य घटना, आराम से समझना। आज टीचर्स डे है, मैं झूठ भी नहीं बोल सकता दोस्त, ठीक है। थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाऊंगा बस, झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा देखो यार क्या हुआ, क्या हुआ, आज से थोड़े दिन पहले की बात है, थोड़े समय पहले की बात है। घर वालों ने देखा कि लड़का ठीक ठाक है, पढ़ा रहा है बच्चों को, और भी थोड़े से काम, कपड़े बेच रहा है, काम धंधे सही चल रहे हैं, तो चलो क्यों ना इसके हाथ रंगीन कर दिए जाए। पीले आपके शब्दों में, तो बोला क्यों ना इसके हाथ रंगीन कर दिए जाए। तो मैंने कहा ठीक है माताजी पिताजी, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप हमारे हाथों को भी रंगीन कर दो। तो जिसके साथ हाथ रंगीन करने थे उसको भी लाया गया, ठीक है। देखने वाले आए, सिंपल शब्दों में देखने वाले आए। बेटा थोड़ा शर्मा जाऊंगा तो बेटा समझ लेना मैं उस घटना में चला गया, ठीक है। थोड़ा शर्मा, ठीक है, उसको सहन कर लेना। कोई मास्टर शर्मा रहे तो उस घटना में चले गए। तो मुझे बोला गया कि आइए बैठिए। अब वो क्या नाम है, शहजादी साहिबा भी सामने बैठी थी बेटा, उनके घर वाले बैठे हुए थे। मुझे कहा गया हाँ जी, बोला वो हमारे छोटे बिस्ला साहब कहाँ पे हैं। मेरे बारे में बोला गया पिताजी बड़े बिस्ला साहब, बोले उसको बुलाया जाए और चाय में कॉफी वगैरह चाय वगैरह लेके, चाय कॉफी लेके आए बेटा, सर्व किया सबको। आजकल ऐसा होता है, आजकल ऐसा होता है बेटा, वो देखने आ रहे थे, ठीक है, मतलब वो रिजेक्ट कर सकते हैं, हमारे में बेटा हमें तो लेना पड़ेगा। हाँ हाँ तो हाँ ठीक है, हाँ समझो कुछ चीज। तो मैंने उनको चाय वगैरह दी
चाय वगैरह देने के बाद बोला गया कि आपको कोई पर्सनल बात करनी है तो कर लो। मैंने कहा यार मुझे तो क्या करनी है, ईमानदारी से बोला मैंने, मेरे को क्या करनी है सर, उसको करनी है, वो कर रही है, मुझे पता है। अब मेरे को तो वैसे पर्सनल बात में क्या हुआ, आराम से सुना दोस्त, क्या क्या उसने मुझसे पूछा। अब सुनो, गुरु और बच्चे में क्या बेटा पर्सनल। अब हम चले गए तो उसने मुझसे क्या पूछा, उसने मुझे 2 पैरा में चीजें पढ़ी। आराम सुनना दोस्त, उसने क्या पूछा मुझसे, उसने 2 चीजें पूछी मुझसे, एक पार्ट 1 में एक पार्ट 2 में। उसने किस्तों में 2 बातें पूछी मुझसे। पहली किस्त में उसने क्या पूछा मुझसे, श्रीमान जी आपका नाम बताइए। आराम से सुनते जाओ, कोई बीच में बोलेगा नहीं। श्रीमान जी, एक एक बात जो बोल रहा हूं आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। श्रीमान जी आपका नाम बताइए। मैंने कहा रविंदर बिस्ला नाम है। श्रीमान जी आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, मैंने बता दिया भाई साहब 9992726179, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। श्रीमान जी आपकी जीमेल आईडी क्या है, मतलब सिंपल शब्दों में। पहले वो देख रही थी कि बंदा कैसा है, कांप तो नहीं रहा है, शिवर तो नहीं कर रहा है। तो भाई साहब शुरू में उसने मुझसे पूछा सर नाम बताओ, आपका ये क्या है, आप कहाँ रहते हो, ये सारी चीजें पूछ रहे हो। अब बात आती है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, नॉर्मल पूछ रही उसने, अब आई मेन बात पे हो। अब कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पूछी उसने। सर कौन कौन सी पूछी, आराम सुनो दोस्त, कैसे पूछी। बोली श्रीमान जी कितना कमा लेते हो, मैंने बता दिया वैसे इतना कमा लेते हैं। श्रीमान जी खाता कौन से बैंक अकाउंट में है, मैंने बता दिया वैसा खाता इस बैंक अकाउंट में। श्रीमान जी दिखाना तो बैलेंस कितना है, मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ऊपर तो कुछ भी नहीं चल रहा था, नीचे आ रही है। अच्छा जी, सब कुछ पूछ लिया। श्रीमान जी बना क्या लेते हो, सब कुछ पूछ लिया। बस सिंपल शब्द है, ऊपर तुमने नॉर्मल इंफॉर्मेशन पूछी, नीचे पूछी तुमने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कि ऐसे वैसे ये कर रहे थे वो नहीं कर रहे थे। तो ठीक है बेटा, अब बात हो गई। बात हो जाने के बाद क्या हुआ, अब सेकंड पड़ाव पे जाते हैं। पहला पड़ाव हुआ, हालांकि अब मैं आपको बताता हूं, यहां से 2 पड़ाव आते हैं, दोनों को दोनों पड़ाव बताता हूं। पावर, सबसे ज्यादा पावर कई बार क्या होती है, लड़की के पास ही पावर होती है, और कई बार सुपीरियर पावर लड़की की मां के पास होती है। मतलब लड़की ने फाइनल कर दिया तो डन है। कई बार लड़की कहती है सी मेरे को तो चलो सेटिंग मेरे को समझ में आ गया आपकी, बट फाइनल निर्णय माता जी लेंगी। 2 केस होते हैं बेटा, हमेशा ही 2 केस होते हैं जिंदगी में। तो मैं कहता हूं पहला केस अगर मान लो वो कहती हैं, उन्होंने कहा ठीक है, दैट इज उन्होंने कहा, लड़की ने कहा ओके, मतलब यही सुपीरियर पावर है। इन्होंने कह दिया हमने ओके कह दिया तो ओके है। तो अब इन्होंने क्या किया, ओके कह दिया बेटा, क्या कह दिया, ओके डन। जब इन्होंने ओके कह दिया तो ऐसा नहीं होता बेटा डायरेक्टली शादी हो जाती है, नहीं। अब घर के बड़े बुजुर्ग आएंगे, आया ना, घर के बड़े बुजुर्ग आएंगे और देखेंगे कि हाँ सब कुछ ओके है या नहीं है। सर बड़े बुजुर्ग आएंगे ओके है देखेंगे, मैं कहा हाँ बेटा पक्का देखेंगे। बड़े बुजुर्ग क्या देखने वाले हैं, अब बड़े बुजुर्ग कंफर्म करेंगे हाँ या ना। मैंने कहा सर ये कैसे कंफर्म करेंगे, बात सुनो बेटा। अगर आपको लोग पता हो ना तो इन्फॉर्मेशन बड़े बुजुर्ग के पास 2 वे से जाती है। पहली इन्फॉर्मेशन वो डायरेक्टली हमसे लेते हैं, लाइक जो भी वीडियो पर होता है, जो बिचौलिया होता है, जो शादी करवाता है, उससे रहता है कि लड़का इतने कमा रहा है, लड़का उस कंपनी में काम कर रहा है, लड़के का बैकग्राउंड ऐसा है, बस नहीं। सेम इन्फॉर्मेशन मुझसे उस कन्या ने पूछी या नहीं पूछी, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ना। अब वो कंफर्म कर रहे हैं बड़े बुजुर्ग, बेटा तेरे को क्या बताया, कितने रुपए कमा रहा है। बोले बाबूजी मेरे को 1 लाख रुपए बताया। ओहो हाँ हमें भी 1 लाख बताया था। बेटा कौन सी कंपनी में काम कर रहा है, बोला सर वो कंपनी में नहीं, वो तो यहाँ पे लक्ष्मी नगर में पढ़ाता है। बोला अच्छा। तो उन्होंने क्रॉस मैच किया, उन्होंने कहा वेल डन, लड़का अच्छा है, झूठ नहीं बोला है। तो क्या बोला, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु, 7 दिन के अंदर कर्मकांड कर दिया जाए। मतलब कर्मकांड बेटा मेरी तरफ से कर रहा, उनके तो अच्छे आए थे, तो उन्होंने कहा भाई साहब इसको भट्टी में फेंक दिया जाए, शादी कर ली जाए। अब तो दूसरी जगह हो बेटा। मैंने कहा सर यहां पर तो ओके था सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब दूसरी बात करते हैं, गलती से इंफॉर्मेशन मैच नहीं करी तो, लाइक इंफॉर्मेशन मैच नहीं की। लड़की के पिताजी को तो मैंने बता दिया वीडियो करके थ्रू गया कि लड़का 1 लाख रुपए कमाता है। उसको पता चला लड़का तो टीचिंग करता है, बट उसमें बाद में पता चला लड़का 1 लाख नहीं कमाता, लड़का तो भाई साहब 80,000 रुपए कमा रहा है। ठीक है, मतलब उनको ऐसा कुछ ना हेर फेर लगा। लड़का तो यार उसने हमें कहा 1 लाख, अब कह रहा है भाई साहब 80,000। आज ही झूठ बोल रहा है तो कहां हमारी कन्या को खुश रख पाएगा। क्या बोला है, आज ही नहीं है तो कहां हमें कन्या को खुश रख पाएगा। तो उन्होंने कहा चलो इसको वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। क्या बोला गया कि इंफॉर्मेशन मैच नहीं हुई ना बेटा, पहले मैच हो रही थी, मैच होते ही 7 दिन में कर्मकांड कर दिया। अब यहाँ पे मैच नहीं हुई ना मैच, तो मैच नहीं हुई ना, तो अब बोला गया देखो भाई साहब मैच नहीं हुई, ठीक है, तो हम इसको वेरीफाई करेंगे 7 दिन के अंदर। उन्होंने मेरे को नोटिस दिया, क्या दिया उन्होंने, एक पर्चा लिख के दिया, दैट इज उन्होंने फोन किया। सिंपल सोचो बेटा, क्या किया उन्होंने, फोन किया। उन्होंने कहा श्रीमान जी एक बात बताओ हमें,
आपने कहा था हमें 1 लाख रुपए कमाते हो, हमारी कन्या ने पूछा जब आपने बताया 80,000 रुपए कमाते हो, या फिर हमें तो कहा था सर आप पढ़ाते हो और हमें पता चल रहा आप रिलायंस कंपनी में काम कर रहे हो। बेटा गड़बड़ कहाँ पे है? मैं फिर अपने आप को कवर कर रहा हूँ, अरे सर ऐसा नहीं, ऐसा ऐसे ऐसे नहीं, मैं गलती से बोल गया ये वो। अच्छा जी हम जानते हैं। बोला शादी कैंसिल। क्या बोला? शादी कैंसिल। क्या बोला? शादी कैंसिल। इन्होंने मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगी ना, वो भी 7 दिन के अंदर ही मांगेंगे। क्या कहेंगे कि इन्फॉर्मेशन दो। उन्होंने मेरे को लेटर लिख के दिया, बेटा तू ये ऐसे ऐसे कह रहा था, लड़की को तूने ऐसे ऐसे कहा, और नीचे लिख दिया, साइन कर दिया। 7 दिन में रिप्लाई आ गया तो ठीक है, अदरवाइज हमारी लड़की तो हम किसी और को देंगे और तू कहीं और चला जाइए। सीधा है। तो 7 दिन में रिप्लाई करना था। पहले केस में रिप्लाई में वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो उन्होंने क्या कर दिया, भाई साहब शादी नहीं हो। बस दूसरे केस, दूसरा केस क्या हो सकता है, मैंने रिप्लाई किया लेकिन वो सेटिस्फाई हो गई, देखना मैं रिप्लाई करने वाला हूं। उन्होंने कहा भाई साहब, उन्होंने क्वेश्चन दिया मेरे को, क्वेश्चन बैंक दिया पूरा पूरा, और कहा भाई साहब रिप्लाई कर देना 7 दिन के अंदर। अब मैं रिप्लाई कर, क्वेश्चन में आया हुआ था आपने हमें बताया 1 लाख रुपए कमाते हो, लेकिन लड़की को बताया 80,000 रुपए कमाते हो। भाई साहब ये डिस्क्रिपेंसी कैसी, डिफरेंस क्यों आ रहा है? मैंने इसको अच्छे से समझाया। मैंने कहा श्रीमान जी बात सुनो, आप भी बड़े बुजुर्ग हो, मेरे को समझदार लगते हो। बोले हाँ समझदार तो। मैंने कहा बताना तो लड़की कौन सा तो बताता है? बोले नहीं हम बताते हैं। मैं कहा सुनो, उसको जो बताया था ना मैंने, उसको मैंने ग्रोथ बताई थी कि मेरा टीडीएस वगैरह नहीं कटाया था, मैंने ईएसआई वगैरह नहीं बताया था। ठीक है, आपको मैंने नेट बताया कि मेरे भाई साहब खाते में इतने आते हैं, मेरा पीएफ भी करता है, मेरा ग्रेजुटी भी करता है, ठीक है, मेरा ईएसआई भी करता है, सब कुछ करता है, कटपिट के आते हैं सर मेरे 80। उसको मैंने ग्रोथ बता दिए कि इन रियल में ग्रोथ सैलरी मिली 1 लाख। बात सुना बेटा, क्या इसमें कुछ गलत था? एक को ग्रोथ बता रहे, एक को अक्षर बता रहे। बोला ओ हो, बोला यार हम तो बस गलत काम करने वाले थे, हम तो मना करने वाले थे। तो उसने मुझसे रिप्लाई मांगा ना, मैंने उसको रिप्लाई दिया। इन्फॉर्मेशन मैच नहीं कर रही थी, बट उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि वेरी गुड, हमें 7 दिन में, उन्होंने कहा कि 7 दिन में हम रिप्लाई करना, मैंने 7 दिन में रिप्लाई कर दिया। अब वो कहे ओहो भाई साहब आप तो बड़े अच्छे आदमी हो, 7 दिन में अब निकाह संपन्न किया जाए। बात सुनिए, नहीं दोबारा करा। पहला केस क्या था कि लड़की को मैं पसंद आया था, इन्फॉर्मेशन को मैच किया गया, इन्फॉर्मेशन ओके थी, उन्होंने कहा 7 दिन में कर दो भाई साहब सारे काम। दूसरे में इन्फॉर्मेशन मिसमैच नहीं हुए, मिसमैच नहीं हुए तो उन्होंने को 7 दिन का नोटिस दिया कि 7 दिन के अंदर रिप्लाई कर देना। पहला मैंने रिप्लाई किया, वो सेटिस्फाई नहीं हुए, उन्होंने कहा शादी नहीं करेंगे। दूसरे में उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर रिप्लाई कर देना, मैंने 7 दिन के अंदर रिप्लाई भी किया और वो सेटिस्फाई भी हो गए। मैच ऊपर इन्फॉर्मेशन मिसमैच थी और वो बोले हाँ भाई सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके है। तो उन्होंने क्या 7 दिन के अंदर हमारा निकाह करवा दिया। अब बात आती है बेटा सुपीरियर पावर की। अब मैं दूसरा केस बताता हूँ आपको। दूसरा केस सर बोले तो मैंने कहा देखो भाई साहब बात कुछ ऐसी है, लड़की ने कह दिया हाँ, ऊपर मैं कह रहा था लड़की की सुपीरियर पावर थी, लड़की के ऊपर कोई नहीं। बोला वैसा हमने हाँ कह दिया तो हाँ। मैंने कहा अब उसकी माँ आई, लड़की ने बोला कि सुनो जी बिस्ला जी सुनिए। हाँ, मैंने कहा क्या जी क्या? बोला हमें तो आप आगे पसंद, ठीक है, लेकिन हाँ या ना का निर्णय माता जी लेने वाली। क्या लेने वाली है? हाँ या ना का निर्णय माता जी लेने वाली। कौन लेने वाली है? माता जी। बेटा जितने ज्यादा पुराने लोग होते हैं ना, पुराने लोग नहीं एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस है तो थोड़ा समय लेते हैं। हम थोड़ा जल्दबाजी करते हैं, जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं। उन्होंने कहा, माता जी ने कहा, बोला क्या कहा? माता जी आई कि हाँ भाई, माता जी अब मुझसे रीवेरीफाई करवा रही सारी सारी चीजें। हाँ भाई क्या कमा लेते हो, कैसे कर लेते हो, क्यों कर लेते हो? लड़की ने जो पूछे ना वो कंफर्म दोबारा माता जी कंफर्म कर रही है। माता जी ने सारे सारे केस किए। माता जी को लगा वेल डन भाई साहब, बंदा तो बड़ा ग्रेट है। क्या बोलिए माता? माता को भी पसंद आ गया भाई साहब, बोला लड़का तो ग्रेट है, काश तू 30-40 साल पहले आ जाता तो क्या होता, मैं भी हाँ भैया कह देती। तो उसने कहा भैया बंदा बड़ा ग्रेट है, तो उसने कह दिया हाँ। तो अब किसके पास जाएगी बात? वही बड़े बुजुर्ग के पास जाएगी। समझाया नहीं है? बड़े बुजुर्ग के पास जाएगी। और बड़े बुजुर्ग क्या करेंगे सर? बड़े बुजुर्ग क्या करेंगे सर? उसको वेरीफाई करेंगे। बात समझ आई नहीं? वेरीफाई करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, यहाँ पर ये वेरीफाई करेंगे 30 डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। बस यहाँ पे ये फर्क है, पहले कितने दिन में कर रहे थे? 7 दिन के अंदर। बात समझ आई? वेरीफाई करेंगे 30 डेज के अंदर, सब कुछ ओके हो जाता है तो कहते हैं दैट इज ओके, यहाँ पर शादी संपन्न कर दी जाए। क्या कर दी जाए? शादी संपन्न कर दी जाए। अब आगे जाओ, दूसरा केस आ जाए। मैंने कहा दूसरा बेटा, उसने मुझसे पूछा, डिस्क्रिपेंसी पाई गई, ठीक है, इसने बड़े क्या नाम बड़े बुजुर्ग को बताया। इन्होंने कहा मेरे पास तो ये इन्फॉर्मेशन है, आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी। क्लैश करेगी ना मैच? पहले में तो मैच कर रही थी। अब बोले कि वेरिफिकेशन के लिए 30 डेज मांगी गई। क्या बोला? वेरिफिकेशन 30 डेज में करेंगे। अब उन्होंने क्या मांगा कि रिप्लाई करे, वेरिफिकेशन के लिए 30 डेज मांगे, लेकिन बोला भाई साहब रिप्लाई 7 दिन के अंदर ही कर रहे हैं। बस है, पहले वो वेरिफिकेशन भी 7 दिन के अंदर कर रहे थे और रिप्लाई भी 7 दिन के अंदर मांग रहे थे। वेरिफिकेशन करनी 30 दिन हो गए बेटा। अब बोले कि 7 दिन के अंदर रिप्लाई कर देना। पहला उसने कहा भाई साहब डिस्क्रिपेंसी क्यों पाई गई? तो पहले में तो मैं डाउट रहा, अरे जी ऐसे 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 बोला भाई साहब काम खत्म नहीं कर रहे शादी।
दूसरे में मैंने इनको बताया 7 दिन के अंदर, बाबूजी ऐसी ऐसी बात है, वही ऐसे ऐसे है, आपको 1 लाख नहीं बताया था, रिलायंस कंपनी नहीं, मैं रिलायंस के साइड में कर रहा हूँ, उसका भी नाम RIL है, दैट इज रिलायंस की कोई और फुल फॉर्म बता दो ना। मैंने कहा रहते हैं इंडिया में लेकिन, मैंने कहा ये फुल फॉर्म थी इसकी, तो रहते में है इंडिया में लेकिन आप रिलायंस कंपनी सोच पड़े क्या? मैंने कहा अच्छा ये बात होती है ना, मतलब वो सेटिस्फाई हो सिंपल शब्दों में। तो उन्होंने कहा 30 दिन 7 दिन में रिप्लाई कर देना। रिप्लाई करने के बाद अगर उनको ओके लग जाता है तो 7 दिन में क्या कर देंगे, दैट इज ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा बताओ पूरी की पूरी कहानी से क्या समझ में आया आप लोगों ने? पता चला ना किसके से मेरी शादी हुई, किसके से मेरी शादी नहीं? पक्का श्योर? चलो अब इसको लिंक कर देना रजिस्ट्रेशन, किससे कर देना? रजिस्ट्रेशन। अब धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है, हम नोट से आए बस। अगर आप लोगों ने पूरी पूरी कहानी अच्छे से सुनी है ना तो आप आराम से कर पाओगे। अब आते हैं, मैंने कहा देखो दोस्त आराम से आना, जो चीजें बोली है ना उसको दिमाग में रखना, और जो मैं पूछता जाऊं वो बताते जाना। कंक्लूजन बेटा शादी, चलो टॉपिक पर डालू, टॉपिक में अगर रजिस्ट्रेशन हो जाए तो शादी हो जाएगी, और ना हो तो फिर वहीं बैठे। बता दिया बेटा सब कुछ, देखो कितने अच्छे मास्टर है। यहाँ देखो आराम से देखो बेटा, मैंने कहा आराम से देखो और बताना समझ में आए। मैंने कहा एप्लीकेशन फॉर RC, RC का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप समझो यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन फॉर शादी, मास्टर जी की शादी। अब चलते मास्टर जी की शादी। मैंने कहा बेटा सबसे पहले एप्लीकेशन, मैंने कहा पार्ट ए में नॉर्मल इंफॉर्मेशन पूछी गई। क्या क्या पूछी गई? श्रीमान जी आपका नाम क्या है, श्रीमान जी फोन नंबर क्या है, श्रीमान जी ईमेल आईडी क्या है, रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे जरूरी क्या है, श्रीमान जी पैन नंबर क्या है, ठीक है सुनिए ये नहीं, ये बातें मुझसे पूछी गई। वहां से बेटा वो कहता है कि ये TRN जनरेट हुआ। क्या होगा बेटा? TRN, ये होता है टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। जैसे आप पार्ट 1 को फिल करते हो तो पार्ट 2 पे आओगे, तो पार्ट 1 में नॉर्मल इंफॉर्मेशन पूछी गई, नॉर्मल बेसिक इंफॉर्मेशन बेटा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये सारी चीजें पूछी गई। मैंने कहा पार्ट बी एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखता है बेटा, सर का लाइक, सर आपका क्या नाम है, लाइक इसमें आता है आधार, पैन, ठीक है, आपके कितने पार्टनर हैं, आपका बिजनेस कहां पर है, ठीक है, आप अगर खुद की बिल्डिंग है तो हमें बताओ किसकी क्या नाम है, टाइटल डीड किसके नाम है, टाइटल डीड मेरे नाम होनी चाहिए बेटा, अगर मैं कहता हूं मेरी बिल्डिंग है। मैंने कहा रेंट पे, रेंट एग्रीमेंट कहां पर है, यहाँ पर सारी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। मैंने कहा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहेगी, ये सबसे बता रखा है कि REG1 में लिखी जाएंगी सारी सारी सिंपल फॉर्म बता रखा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म REG1 में पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। अब क्या बोला गया ध्यान सुना। अब मेरे को एक बात बताओ दोस्त, एक बात बताओ, मैंने कहा सर अब क्या करने वाले हैं, सर ये करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है पार्ट बी के अंदर, रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं मैं GST के अंदर। मैंने कहा सबसे पहले क्या पूछा गया, सर आपका नाम बताओ, सर आपका फोन नंबर बताओ, सर आपकी ईमेल आईडी बताओ, वहां पर OTP गए उनको वेरीफाई करो, वो हो जाने के बाद अगले पे क्या, सर आपका पैन नंबर क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, आपका बिजनेस एंटिटी क्या है, आप क्या काम धंधा कर रहे हो, पार्टनरशिप फॉर्म है तो कितने पार्टनर है, कहां कहां के रहते हैं, सारी सारी चीजें पूछिए बेटा। अब कहता है कि अगर किसी पर्सन ने, क्या बोला गया, अगर किसी पर्सन ने आधार को वेरीफाई करवा दिया, आधार भी डाल दिया और क्या मैं वेरीफाई भी करवा रहा हूं, दो चीजों की बेटा, आधार भी डाल दिया उसको वेरीफाई भी करवा दिया, दैट इज आधार नंबर डाला और नीचे कर वेरीफाई, वेरीफाई करने के बाद OTP आता है बेटा उस नंबर पे जो आपका आधार पे रजिस्टर्ड है, तो आप OTP है, अपने OTP डाल दिया, दैट इज आधार नंबर भी डाल दिया, उसको वेरीफाई भी करवा लिया, दैट मीन्स लड़की के पास सुपीरियर पावर थी। अब लड़की गई क्या करना, समझ नहीं है, क्या रखा, या तो ये होगा लड़की के पास सुपीरियर पावर के, नहीं होगी तो क्या होगा, सर माँ उसको एक्सेप्ट कराएगी, कहेगी माँ के पास है। अब कहता है कि किसी पर्सन ने आधार ऑप्ट नहीं किया, मतलब आधार डाला ही नहीं इसने, या फिर आधार तो डाल दिया लेकिन वेरीफाई नहीं करवाया, आधार नंबर डाल दिया लेकिन OTP से वेरीफाई नहीं करवाया, बोला हमने वेरीफाई नहीं करवा रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। क्या होगी बेटा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। दोबारा बताओ, दो शब्दों बोला, आप GST में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, कहता हमें 2 पार्ट में डिटेल दे दो, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में नॉर्मल डिटेल पूछने वाले, पार्ट बी में सेंसिटिव डिटेल पूछने वाले। कहता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला आधार नंबर डालो और आधार को E-वेरीफाई करवा दो। ऑप्शन नंबर 2, या तो आधार ही नहीं देना या आधार दे दिया लेकिन E-वेरीफाई नहीं करवाया। बात सुनिए, तो क्या हुआ, सेकंड केस में क्या होगी, सर माँ आएगी दोबारा से, है ना, लड़की तो आ गई थी, माँ आएगी दोबारा, दैट इज अब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपका, आपका कहां धंधा है, हम आएंगे, दैट इज क्या इस केस में आ सकते हैं, सर मे बी और मे बी नॉट, लेकिन क्या इसमें आएंगे, कंफर्म आएंगे। बात सुनिए नहीं, इसमें मर्जी है सर, अगर आपने आधार को वेरीफाई करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, तो फिजिकल वेरिफिकेशन करने आएंगे तो उनकी मर्जी, नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सर आपने अगर अपना आधार वेरीफाई नहीं करवा तो मामा जी आएंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। इसने कह दिया ये सब हो जाने के बाद आपका जैसे ही पार्ट 2, मैंने कहा पार्ट 1 बना तो क्या आया आपके पास, TRN नंबर आया,
जैसे ही पार्ट 2 भी आपने फिल कर दिया और आपने कर दिया, आपके पास आया ARN नंबर। ARN कौन होता है, क्या होता है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। क्या था बेटा आपके पास, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। अब ये आ जाने के बाद नाउ द एप्लीकेशन इज प्रोसेस बाय द जीएसटी ऑफिसर, दैट इज, अब बड़े बुजुर्ग देखेंगे शादी करनी है नहीं करनी, अब जीएसटी डिपार्टमेंट देखेगा, इन्फॉर्मेशन सारी ले ली उन्होंने मुझसे। अब कहेंगे अगर सारी इन्फॉर्मेशन ठीक थी तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अब नीचे अब इसने क्या रखा है कि आरसी सर्टिफिकेट कब मिलता है, मैंने कहा जब सारी की सारी पावर लड़की के पास हो और जब लड़की की माँ के पास। तो लड़की की माँ के लिए अगले पेज पर जाए और लड़की के लिए इसी पन्ने पर है। याद करो सर, लड़की के पास सुपीरियर पावर थी तो क्या था, पहली बार लड़की आपसे इंफॉर्मेशन पूछेगी। मैंने कहा बेटा इंफॉर्मेशन कंफर्म कौन सी होती है, पार्ट ए वाली या पार्ट बी वाली, सर पार्ट बी वाली कंफर्म होती है। बस है नाम लड़की को मैं वही बताने वाला हूँ, उनको भी वही पता होगा, फोन नंबर सबको पता होगा, लेकिन अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को कंफर्म किया जाता है कि क्या उसने भी ठीक बोली थी या नहीं बोली थी। मैंने कहा कितने दिन में पूछी जाती है, 7 दिन के अंदर, कंफर्म 7 दिन के अंदर। सब कुछ ओके हो गया तो 7 दिन में सब कुछ कर देंगे सर। अगर मतलब क्या रखा है, अगर आपने आधार से क्या नाम है, आधार के लिए आपने कहा था कि हम आधार से वेरीफाई करवा रहे हैं और आधार से वेरीफाई भी करवा दिया, दैट इज रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आ रही थी, मैंने टिक कर दिया कि मैं आधार को कर रहा हूं और आधार नंबर भी डाल दिया, और आधार नंबर डालने के बाद मैंने क्या करवा दिया सर, उसको ई वेरीफाई भी करवा दिया। तो कहता है वेदर द ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद द एप्लीकेशन, लाइक मैंने सब कुछ करवा दिया। अब ऑफिसर देखने वाले, बड़े बुजुर्ग देखने वाले हैं कि क्या करना है, वो लगा नंबर 1, कहता है ग्रांट ऑफ क्या कहता है नंबर 1, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, यस सेटिस्फाई हो जाता है तो क्या कर देंगे, 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे, बस यही नहीं। अगर बड़े बुजुर्ग राजी हो जाते हैं सब कुछ ओके तो 7 दिन के अंदर शादी हो रही थी, यहाँ पर 7 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, बड़े बुजुर्ग अगर एग्री है तो 7 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, आपको जीएसटी डिपार्टमेंट एग्री है तो आरसी मिल जाएगी। क्या रखा है, ग्रांट द आरसी विद इन 7 डेज, कब से, जब ARN जनरेट हुआ, बस में यही नहीं। सर ये क्या है, अदरवाइज इसको हम पढ़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे, इसको भी छोड़ते हैं। मैंने कहा नो, कहता है कि उन्होंने क्या किया, वो सेटिस्फाई नहीं है, वो कहे कि भाई साहब हम सेटिस्फाई नहीं है। रीजन क्या कह रखा है, कहता है अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो एक पर्चा लो और पर्चे पे लिखो इशू द डेफिशिएंसी नोटिस विद इन 7 डेज फ्रॉम द ARN, 7 दिन के अंदर नोटिस दो। बस नहीं, जहां जहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिसमैच लग रही है, कौन सी मिसमैच लग रही है, ए वाली या बी वाली, बताओ ए वाली या बी वाली, सर बी वाली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, ए वाली में क्या है सर, नाम पता ही तो है, तो बी वाली को चेक करने वाली, ए वाली को चेक नहीं करती, तो क्या कहेंगे, कह रखा है कि सीकिंग द क्लैरिफिकेशन, कहां से, पार्ट बी वाली इंफॉर्मेशन देखेंगे आज जीवन में। आई कर रिप्लाई भी कितने दिन में करना है मेरे को, 7 दिन में, वो भी 7 दिन में पूछेंगे, हम भी 7 दिन में रिप्लाई करेंगे। मैंने कहा रिप्लाई आ गया बेटा, क्या गया, रिप्लाई आ गया। मैंने कहा रिप्लाई में 2 चीजें हुई थी, मैंने उनको एक्सप्लेनेशन दिया, वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो उन्होंने क्या किया, शादी कैंसिल। एक्सप्लेनेशन दिया कि नहीं सर 80,000 तो थी नहीं, मैंने उसको नेट बताई थी और आपको नेट बताई थी, उसका ग्रोथ बताई। तो कहता है आफ्टर रिसीविंग द नोटिस, किसको रिसीव हुआ नोटिस, जीएसटी डिपार्टमेंट को, किसको हुआ बेटा, जीएसटी डिपार्टमेंट को। नाउ सेटिस्फाई, क्या वो सेटिस्फाई हो गए, यस, तो क्या कर देंगे, ग्रांट कर देंगे आरसी को, कितने दिन में, 7 दिन के अंदर। आगे क्या ये, अदरवाइज डीम्ड आरसी, इसको बताऊंगा मैं क्या होता है। क्या रखा, ना 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 ना, वो कहते हैं ना 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 ना, तो क्या रिजेक्ट द एप्लीकेशन, भाई साहब एप्लीकेशन को रिजेक्ट मार देंगे, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो क्या होंगे, एप्लीकेशन को रिजेक्ट मार दिया जाएगा। अब आ गया जाओ नीचे, सर अगर सासू माँ के पास जाता, मतलब मेरी ब्याह पे तो सासू माँ की थी, मतलब उसकी माँ के पास अगर अधिकार जाता है, दैट इज सिंपल शब्दों में सर, या तो हम आधार नंबर नहीं डालते हैं या फिर आधार डालते हैं उसको वेरीफाई नहीं करवाते हैं, तब केस में क्या होगा सर, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, कितने दिन में सर, 30 दिन में, रिप्लाई कितने दिन में, 7 दिन में, सारी चीज है सर, चलो चेक करते हैं। कहता है कि अगर केस नंबर 2 हो जाए, दैट इज माँ के पास अधिकार चले जाए, तो क्या होगा, देखो नोट ऑफ फॉर द आधार, उसने कहा कि आधार नहीं है, या बोला गया कि आधार है लेकिन उसने वेरीफाई नहीं करवाया, तो क्या करेंगे, वेदर द ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ, पहला यस सेटिस्फाई हो गया है, तो क्या कर देंगे सर, 30 दिन में आरसी को ग्रांट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कहता है कि ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो कहता है जो भी आपका डेफिशिएंसी था ना, जहां पर आपको लग रहा था कि दिक्कत वाली बात है, 30 दिन के अंदर आप वो नोटिस किसको दे दो, 30 दिन के अंदर नोटिस क्यों दो, जिसने एप्लीकेशन डाली आरसी के लिए, 30 दिन के अंदर डालो, ठीक है, फ्रॉम ARN, कौन सी वाली, पार्ट बी वाली, सेम पार्ट बी वाली, लेकिन मैं कहता हूं रिप्लाई कितने दिन में देना है, 7 डेज में, कितने दिन में देना है, 7 डेज में। आगे चलते हैं, कहता है 7 डेज में मैंने रिप्लाई दे दिया, अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, कहते हैं हाँ भाई सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो क्या करेंगे, 7 दिन के अंदर मेरे को क्या दे देंगे, आरसी दे देंगे, सेटिस्फाई नहीं हुए तो रिजेक्ट द एप्लीकेशन, पूरा केस करा देंगे।
समझ में ही नहीं। इसको इसी तरह से याद रखना क्या करूं। पहले केस में 7 दिन, अगर मैं आधार के लिए वेरीफाई करवा लेता हूं, मतलब आधार अगर दे देता हूं, वेरीफाई करवा लेता, देना प्लस वेरीफाई कराना, दोनों ध्यान रखना, देना प्लस वेरीफाई कराना। दूसरा, दे दिया वेरीफाई नहीं करवाया, या फिर दिया ही नहीं है, बस नहीं। मैंने कहा कौन सी इंफॉर्मेशन को सर क्रॉस मैच कराते, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कौन सी वाली, पार्ट बी वाली। मैंने कहा फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तब क्या होगा, 30 दिन लिए जाएंगे। मैंने कहा अगर सब कुछ कर दिया तो 7 ही दिन लिए जाएंगे, बस यही। अब मैं कहता हूं इसने क्या रखा है बताता हूं। मैंने जब उनका नोटिस वगैरह आया ना, तो मैंने उनको कहा, लाइक नोटिस आ गया, लड़की भी मानी, मैंने मान गया, तो मैंने कहा, उन्होंने मेरे को क्वेश्चन भेजा कि भाई साहब ऐसा कर, 7 दिन के अंदर रिप्लाई दे दे। मैं 7 दिन के अंदर रिप्लाई दे दिया। वो कहा खुश, भाई साहब हम एग्री हुए, हमारी लड़की हुई आपकी। मैंने कहा कितने दिन में, बोला 7 दिन में। मैंने कहा अगर नहीं दी तो बस यही नहीं। उसने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि भाई साहब 80,000 और 1 लाख कैसे हुए, तो मैंने को बताया आपकी लड़की को तो मैंने ग्रोथ बताई, आपको मैंने 80,000 बताया। अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ अब ठीक ठाक है, बोला हाँ ओके, अब हमारी लड़की हुई आपकी। मैंने कहा कितने दिन में, बोला 7 दिन में। मैं कहा शादी कितने दिन में हो जाएगी, 7 दिन में। मैं कहा अगर नहीं हुई तो, बोला तो 7वें दिन ऐसा कोर्ट मैरिज है, बोला 7 दिन में ठीक हो जाएगी, बस यही। इसका मतलब यही है, कहता है अगर 7 दिन में श्रीमान जी आप दे देते हो ना आरसी तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हम क्या मान लेंगे, लड़की हुई हमारी, अदरवाइज आरसी हुई हमारी, हम जीएसटी के अंदर रजिस्टर हो चुके हैं, बस यही नहीं। जीएसटी डिपार्टमेंट को बोला गया कि भाई साहब सारे कर्मकांड कर दिए, आप यहाँ पर सेटिस्फाई भी हो गए, आप आरसी ग्रांट कितने दिन में कर दो, 7 दिन के अंदर। कहता है कि अगर 7 दिन में जीएसटी डिपार्टमेंट नहीं कर पाया तो 8वें दिन ऐसा मान लिया जाएगा कि आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो गए, ठीक है, दैट इज ऑटोमेटिकली आपके पास आरसी आ जाएगी, बात सुनिए या नहीं आई, ठीक है। अब एक बात बताऊं दोस्त, कुछ लोग होते हैं जिनको हम देखते ही मना कर देते, भाई साहब तुम्हारा तो रिश्ता ही नहीं होगा। लाइक देखने वाले आए, सामने बैठा 40 साल का मलंग भाई साहब, लड़की है कन्या हमारी 21 साल की, आदमी बैठा 40-45 साल का, क्या शादी करोगे, सर क्लियर कट मना कर देंगे। क्या कर देंगे, क्लियर कट मना कर देंगे। तो इसमें भी ऐसे बोला गया है कि भाई साहब कुछ लोगों का आधार मांगेंगे ही नहीं। किसका नहीं मांगेंगे, बोला जो 40 से ऊपर है। बोला कौन कौन है 40 से ऊपर, आओ देखते हैं कौन कौन 40 से ऊपर। बोला कुछ लोगों से हम आधार मांगेंगे ही नहीं, वो कौन कौन से लोग है। बोला नोट नंबर 1 क्या रखा, आधार नोट रिक्वायर्ड, इन लोगों से हम आधार मांगेंगे भी नहीं। भाई साहब कौन कौन आदमी है, पहला नोट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भाई साहब यूएसए से जो आ रहा है उसमें क्या कहोगे, भाई साहब रजिस्ट्रेशन लेना है तो आधार ले, भाई साहब क्यों लेगा आधार, भाई साहब है बंदा वहां का। तो बोला अगर बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है उससे हम रजिस्ट्रेशन का क्या नाम है, उससे आधार नहीं मांगने वाले। कहता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बेटा हम आधार क्यों ले रहे हैं बताना, वेरीफाई क्यों करवा रहे हैं, कहीं ये बंदा भाग ना जाए, ठीक है, कहीं ये बंदा फ्रॉड ना हो। यार गवर्नमेंट फ्रॉड होगी क्या, जो यार माँ जो हमें दे रही है, हम माँ को कहेंगे माँ तो हमारे साथ फ्रॉड कर रही है, छोटे भाई को 2 रोटी दे रही, मुझे 1 रोटी दे रही है, क्या आप अपनी माँ को ऐसे बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यार गवर्नमेंट खुद है, वही हमकी निगरानी रख रही है, वो खुद पे क्या करेगी। बोला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बाहर है, लोकल अथॉरिटी उसी की छोटी बहन है बेटा, सारे वही है। आगे पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये इन्हीं के अंश है बेटा, ठीक है, माँ शेरा वाली के 9 अंश थे ना, ये वही है। आगे चलो, कहता है यूएनआई होल्डर, यूएनआई होल्डर का मतलब क्या होता है बेटा दोस्त, आपको बताता हूँ। आपने सुन रखा है फॉरेन एम्बेसी वगैरह सुन रखी है, लाइक इंडियन मतलब यूएसए की एम्बेसी हमारे दिल्ली में ही होती है, लाइक वो वीजा वगैरह करवाना, तो ये वही लोग होते हैं। कहते हैं जो दूसरे देश से हमारे देश में बैठे हैं ना, ये वीजा वगैरह के लिए एम्बेसी लोग बैठे हैं, बोला इनको भी आधार की जरूरत नहीं होती है। दूसरे लोग के तो नहीं है, इसी लोग के लिए दूसरे प्राणी है, इनको हम आधार नहीं देने वाले। तो ये कुछ लोग हैं जिनको आधार नहीं मिला। कौन कौन है, नंबर 1 सर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अंश, कौन कौन है बेटा गवर्नमेंट के अंश, सर गवर्नमेंट, पीएसयू और बताना, सर लोकल अथॉरिटी और बताना, सर वो जो दूसरे लोग से आए कौन कौन से, सर बाहर वाला, दैट इज सर जो भी हमारा कौन है, सर बाहर से आया दैट इज जोन आया, नॉन रेजिडेंट आया सर, दूसरा यूएनआई होल्डर, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। तो क्या ये पूरी कहानी आपको सुन में आई या नहीं है दोस्त, बताओ, इसको आराम से पढ़ लेना, इस कहानी को याद रखना दोस्त। यहाँ पर एग्जामिनर कहाँ खेलेगा, 7 दिन में 30 दिन में खेलेगा। क्या खेलेगा एग्जामिनर, 7 दिन में 30 दिन। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनने के चांसेस है, सबसे पहले कौन सी इन्फॉर्मेशन को कंफर्म किया जाता है, पार्ट ए या पार्ट बी, सर पार्ट बी की इन्फॉर्मेशन को। रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हो, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताएं रजिस्ट्रेशन आप करते हो कौन से फॉर्म में करते हो, REG 0, 1, 2, 3 और 4, सर REG 0, 1 के। मैंने कहा अगर आप आधार के लिए आधार आपने डाल भी दिया, उसको वेरीफाई भी करा दिया, तो जनरली कितने दिन में जीएसटी डिपार्टमेंट आपको रिस्पॉन्स करेगा, 7 दिन में या 30 दिन में, सर 7 दिन। आपको भी कितने दिन में रिप्लाई करना है, अगर वो 7 दिन में। मैंने कहा सब कुछ ओके हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट ने मेरे को आरसी नहीं दी, आज 8वां दिन है, तो क्या होगा सर, डीम्ड टू बी अलोकेटेड मान ली जाएगी। बात सुनिए, यही नहीं मान लेंगे। अब
मैंने कहा आपने आधार नहीं दिया, या आधार दिया बट उसको ई वेरीफाई नहीं करवाया, तो अब जीएसटी डिपार्टमेंट कितने दिन में आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा? 30 दिन के अंदर। रिप्लाई कितने दिन में करना है? 7 दिन के अंदर। रिप्लाई कर दिया, वो सेटिस्फाई भी हो गए, आपसे कितने दिन में आएगी? 7 दिन। बस में आएगी। हम आपसे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछते, आधार नंबर किससे नहीं मांगा जाएगा? सुन लो, www.gst.gov.in पे आया, रजिस्ट्रेशन के लिए करो। मैं एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हूं, मुझसे नीचे पूछा गया तेरा आधार नंबर बता, क्या मैं आधार बताऊंगा? सर आपसे तो पूछा ही नहीं जाएगा, आप तो सर माता रानी के अंश हो, ठीक है, तो दैट इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। मैंने कहा अगर मैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हूं, मुझसे पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। मैं पीएसयू हूं, पूछा जाएगा? सर नहीं पूछा जाएगा। लोकल अथॉरिटी हूं, अब तो पूछा जाएगा बेटा? सर नहीं पूछा जाएगा। मैंने कहा यूआईएन होल्डर हूं, नहीं पूछा जाएगा। तो ये कुछ चुनिंदा पापी की श्रेणी में आते हैं जिनसे कुछ नहीं पूछेंगे, भाई तुम तो कर लो पाप, कोई दिक्कत वाली बात, तुम्हें अलाउड है पाप करना। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ये एग्जाम में मुझे लग रहा है पूछा जाएगा, देखता हूं कौन बच्चा जवाब देगा। ऑप्शन भी नहीं दूंगा इसमें। मैंने कहा एग्जाम में आने के 99% चांस है। कल फिर आया था एग्जामिनर मेरे सपने में, ठीक है, और कह रहा था यहाँ से 1-2 नंबर का आएगा, और जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं उसमें 90% चांसेस आने के। मैं रविंदर बिस्ला, मैं इंडिया का ही रहने वाला हूं, गवर्नमेंट भी नहीं, यूआईएन होल्डर भी नहीं, कोई भी नहीं। मैंने नीचे पार्ट 1 की इंफॉर्मेशन डाल दी, पार्ट 2 की इंफॉर्मेशन डाल दी, टीआरएन नंबर भी जनरेट हो गया, एआरएम भी होगा, सब कुछ हो गया। नीचे पूछा गया, सॉरी एआरएम नहीं जनरेट हुआ, नीचे मुझसे पूछा गया कि आपके पास आधार है? मैंने कर दिया टिक, हाँ है। बोला आधार नंबर बताओ, आधार नंबर भी डाल दिया। अब मुझसे पूछा गया क्या आप ई वेरीफाई करवाने में इच्छुक हैं? मैंने कहा यस इच्छुक है। ई वेरीफाई भी टिक कर दिया, और मेरे पास मोबाइल पे ओटीपी आया, मैंने ओटीपी डाल दिया और ई वेरीफाई भी करवा दिया, सब कुछ हो गया। क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मेरा फिजिकली वेरिफिकेशन कर सकता है या नहीं कर सकता? आराम सोच को दोस्त। एक बच्चा कह रहा चाहे तो कर सकता है। हाँ सर, बात कुछ ऐसी है, लड़की ने खुद की इन्फॉर्मेशन दे दी, हाँ ओके है, ओके ठीक है, लेकिन उसका सुपीरियर पावर होने के बाद मजे तो ले सकती है? नहीं, मेरी तो हाँ, चलो वहां देखेगी, हालांकि उसकी हाँ है। ऐसी भाई साहब, आपने आधार दे दिया तो क्या आपने तोप चला दी? आधार दे दिया, ओटीपी वेरीफाई करवा दिया, हम देखने नहीं आएंगे? हाँ, चांसेस कम है, सेकंड में तो पक्का आएगी, लेकिन फर्स्ट में मन कर गया तो क्या कहेंगे? ठाकुर साहब हवेली पे चाय पीने जरूर आएंगे, देखने आएंगे कहां पर धंधा कर रहे हो, बस में नहीं। तो हालांकि आधार दे दिया, वेरीफाई करवा दिया, चांसेस कम होते हैं, बट आना चाहे तो आ सकते हैं। कहीं आओ, हम तो आपकी हवेली पे चाय पीने आए तो चाय पी के जा सकते, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बात समझ में आई नहीं? चलो आगे चलते हैं। यहाँ से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने थे वो सारे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, यहीं पर खेल खिला देंगे, ठीक है। और ये बताया ना कि लास्ट ईयर की अमेंडमेंट, तो यहाँ से आने के चांसेस ज्यादा, ये लास्ट ईयर की अमेंडमेंट थी। अब पहले इतना नहीं होता था, पहले 3 दिन होता था, पहले 3 डेज होता था सब में, अब तो 7 दिन 30 दिन की कहानी कर दी है। पढ़ना तो दोस्तों इसको एक बार नोट, इफ यू वेरीफाइड योर आधार इवन, कह रखा है आपने वेरीफाई करवा दिया, आधार भी डाल दिया, वेरीफाई भी करवा दिया, अब कह रखा है इवन दो फिजिकल वेरिफिकेशन मे बी डन बाय द जीएसटी ऑफिसर, मे बी, मतलब उनका मन करेगा तो हवेली पर चाय पीने आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। मैंने कहा दैट इज फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकती है, ठीक है, और फिजिकल वेरिफिकेशन होगी तो कौन सा केस फॉलो होगा? केस नंबर 2, वही फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे तो 30 दिन के अंदर आपसे रिपोर्ट मांगी जाएगी, 7 दिन में रिप्लाई करना, 7 दिन में शादी संपन्न हो जाएगी। अब क्या हुआ दोस्त, मैं आपको एक बात और बताता हूँ भाई, आपको सबको समझ में आया ना दोस्त? पक्का समझ में आया? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो छोड़ के तो नहीं आओगे? चलो भाई, सब नहीं छोड़ के आने होंगे हैं, 1-2 फालतू ही करके आएंगे। चलो अब आगे चलें। हाँ सर आगे चलें। आज ये एसी को स्लो कर रखा है, मेरे को ऐसा लग रहा है चल रहा है। माय गॉड, मास्टर गर्मी में बैठा तो मुझे ऐसे देख रहे हैं, हे पापी मनुष्य। आज कौन सा डे है? अत्याचार कर दिया ना मेरे को, अत्याचार कर दिया। और इसको कहां से होगा? कर यार, फिर कर। थैंक यू, हमारा ज्यादा आशीर्वाद आपको मिला, ठीक है। आवाज आ रही है, मास्टर गर्मी में थी, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनो, कंफर्म आपको पहला केस पक्का समझ आएगा। एग्जाम में 1 से 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा दोस्त,
और ईमानदारी से बताओ ना, आपको एग्जाम में कहानियां याद रहती है, कंसेप्ट भूल जाते हैं, तो कहानियों के थ्रू चीजों को रिटेन करना, रिटेंशन रखना, 1 से 2 नंबर का पक्का आएगा यहाँ से। अब एक और चीज बताता हूँ, यहाँ से 1 नंबर का आ सकता है दोस्त। अब जो करा रहा हूँ 1 नंबर का आ सकता है, तो छोटा सा है। सभी दिल्ली से हो, लोकल दिल्ली से हो, साउथ से कोई? साउथ दिल्ली से नहीं बेटा, साउथ साइड से, साउथ दिल्ली नहीं बेटा। चलो नहीं है सर, कोई नहीं है, तो अब मेरे को मजा आएगा बेटा। ठीक है, सुनो, वो कहते हैं ना कि एक कहावत होती है, अंधों में काना राजा, मतलब सब अंधे हैं, और एक काना व्यक्ति है ना, तो वो कहता भाई साहब मैं चौधरी, मतलब सब ज्ञानी, सब अनपढ़ है, इलिटरेट पर्सन है, उन्होंने 5वीं कक्षा भी पास कर ली, और वो बेटा अब अंग्रेज बात क्यों आए थे भाई साहब, वो तो अंग्रेजों को पता नहीं था मेरे पास इतनी भयंकर तलवार थी, चांद पे भाई साहब, चांद पे मैं जाने वाला था, ये तो नील आर्मस्ट्रांग का नाम आ गया था, मतलब ऐसी ऐसी फैक्ट थे भाई साहब। वही काम कहते हैं, साउथ से कोई नहीं तो हम साउथ मूवी में कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं आपको चलता हूँ बेटा साउथ मूवी में लेके, एक बार चलना दोस्त, और बता देना ऐसा होता है या नहीं होता। ध्यान से सुन लेना, 2 मिनट की कहानी बताऊंगा। ये मूवी मैंने देख रखी है एक्चुअली, मेरे को अचानक से ध्यान आई ये मूवी। एक साउथ, आराम सुन लो दोस्त, कंसेप्ट पे ध्यान मत लगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मूवी बता रहा हूँ यार, स्क्रिप्ट, ठीक है, थिएटर में पैसे देके बैठे, फ्री में बता रहा हूँ मूवी का एक अच्छा सीन। हाँ नहीं यार, ये नहीं बता सकता, उसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, जाते समय मेरे को 10 रुपए दे दिए, बता दूंगा। ठीक है, चलो अब मूवी का सुनो दोस्त प्लीज, अब ध्यान से सुनो, बात को सुनो। मैंने कहा यार मूवी का एक ही सीन देखा था मैंने, और ये रियल है, आप देख लेना, और सच में बताओ, नाम अगर किसी को बताओ, साउथ मूवी का ये कंफर्म है। हीरो जो है वो मरने जा रहा, क्या कर रहा था बेटा हीरो? मरने जा रहा। क्या कर रहा था हीरो? बोला भाई साहब इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, गोइंग टू ईश्वर के पास, वो कह रहा भाई साहब मरने जाना है। और वो पहाड़ के ऊपर खड़ा बेटा, पहाड़ के छोर पे, और बोला अब जा रहा हूं, ये वो भाई साहब, और बोला मैं कूदने वाला हूं। तो भी दूर से उसको हीरोइन देखती है, मर रहा है, उसको बचाने जाती है, पकड़ती है, हाँ श्रीमान जी, हालांकि हमें भी पता होता है मरेगा नहीं, क्योंकि हीरो है बेटा मूवी का। बोली कहां पे? बोला मैं इस दुनिया से तंग आ चुका हूं, मुझे मरना है। बोलती तू पागल है, ऐसे ही बोल रही वो, तू पागल है। बोले क्यों पागल बोल रही है? तो मर रहा है यार, किसी किसी को जिंदगी मिलती है यार, और तू उसको त्याग रहा है, ऐसे गुस्से बोलने लड़की। बोला नहीं मुझे नहीं जीना, मुझसे मेरा कोई दोस्त नहीं है, ये नहीं है, मेरे साथ सब बुरा होता है, ये बच्चा वो अपनी इमोशनल डायलॉग बोल रहे। तो बोले डायरेक्टर ने बताया होगा ये बोल रहा है बेटा, तो मैं तो सुनने वाला था, श्रोता था। तो उस लड़की ने कहा तू मुझे 2 दिन दे, तू मुझे 2 दिन दे, अगर 2 दिनों में तेरे को लाइफ जीनी सिखा दी ना दोस्त तो ठीक है, अदरवाइज तीसरे दिन में तेरे को यहीं लगी आऊंगी और तू मर जाएगी। समझ में आई नहीं आई? बस एक रियल केस है, तो रियल केस मतलब रियल मूवी है। तो क्या हुआ, उसको 2 दिन लेके गई। अब ध्यान सुनो क्या हो गया। अरे भाई मूवी के बीच में ये बेटा पॉपकॉर्न के पैकेट नहीं गिरने चाहिए। अब ध्यान सुनो, पहली बात क्या बोला? बोला मैं क्या कर रहा हूं? मरने जा रहा हूं। क्या बोला? मैं मरने जा रहा हूं। उसने क्या बोला? तू रुक ना यार। क्या बोला? तू मुझे कुछ समय दे। क्या दे? मुझे कुछ टाइम दे। उसने कहा मेरे को 2 दिन दे। ठीक है, बस में अब वास्तव में हीरो को उसने 2 दिन में जीना सिखा दिया। तो कहता थैंक यू, मैं नहीं मरने वाला। तो क्या हुआ? प्लान कैंसल, प्लान कैंसल। बेटा कैंसिल हो गया प्लान, अब नहीं मरते भाई साहब, अब तो जिएंगे। दूसरा और बोला जा तू दिन। अब बोला भाई साहब तो प्लान कैंसिल हो गया। अब बोला मैं नहीं मरा। भाई साहब की खूब सेवा पानी की गई, दे तू काजू खा, बादाम खा, किशमिश खा, ये खा वो खा। भाई साहब इसको तो बड़ा पहलवान बना दिया। दूसरा ऑप्शन नंबर 2 बोला ना 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 ना, मैं तो वहीं जाऊंगा। क्या बोला? मैं तो वहीं जाऊंगा, मेरे को तो क्या करना है? मरना है। बोला तू जा पानी में डूब और मर। बोला जा, सब जाके समझ में आई मेरी बात? क्या बोला? तू जा पानी में डूब और मर। बोला ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सर क्या हुआ? मैंने कहा कोई बचाने ही नहीं आया, कोई बचाने ही नहीं आया। या फिर आप इसी को कह सकते, इसी को कंटिन्यू करते हैं सर। बोला मैं तो कूदूंगा। ठीक है, बोला कूद जा। बात सुनना, पहाड़ से कूदा। क्या हुआ? पहाड़ से कूदा। अब 2 केस हो सकते हैं बेटा। नंबर 1, जय जय श्री राधे, राधे रानी के पास ऊपर गया, भाई साहब तू जा, तेरा सिस्टम खत्म। अब क्या हुआ? सर इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी इसके बेटे के नाम आ जाएंगी या बेच खाएंगे। चलो रियल लाइफ पे आ जाते हैं। ऐसा ही रहा होगा ना, ये हालांकि ये मूवी में नहीं था, ये मैं बता रहा हूँ, ऐसा रहा होगा। मैंने कहा ऑप्शन नंबर 1 और आता है, या तो मर गया या पहाड़ से कूदा, मरा नहीं बेटा, हाथ पैर तलवा के बैठ गया।
खटिया में पड़ा है। कॉमन सेंस यही हो सकता है, क्या हुआ बेटा, खटिया में पड़ा है। अब घर वाले भी देख लिए तो मरना जरूरी था, और मरता तो ढंग से मरता, बेटा मार नहीं सकते घर वाले। नहीं सोचते हो कि घर वालों को कहते हो उसको जहर दे, नहीं होता बेटा, बस घर वाले सुनाते हैं, सुना रहे हैं। बेटा खुद सोचना, क्या घर वाले इसको खाना पीना देंगे ढंग से, नहीं देंगे, नहीं देंगे तो बना मर तू, रोटी दो मांगेगा तो एक देंगे, और दूसरा कुछ काम ऐसा होगा ना कि कर सकता है, उससे काम भी करवाएंगे। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर उसको क्या नहीं देंगे सर, खाना पानी कम देंगे और जितना काम होगा उतना काम करवाएंगे। मूवी यही खत्म होती है। अब पढ़ लेते, मूवी खत्म होती है, पढ़ लेते। ध्यान सुनो, आपने जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन लेना सीख लिया, नहीं सीख लिया? अब हमारा मन कर रहा है हम तो रजिस्ट्रेशन छोड़ देंगे, क्या बोला, हम तो छोड़ेंगे, हम तो नहीं लेते भाई रजिस्ट्रेशन, क्या बोला, हम छोड़ने वाले। तो बोला भाई साहब छोड़ने वाले हो? बोला हाँ। तो चलो बोला देखते क्या प्रोसेस होगी, ठीक है, छोड़ना या मरना। दैट इज वो बेटा रजिस्ट्रेशन लिया था, जन्म हुआ, छोड़ दिया तब सर राधे राधे हुआ। अब ध्यान सुनो बेटा, आराम से सुनना और बताना क्या कहानी से जो प्रेरणा मिली थी वो प्रेरणा यहां से मिल रही नहीं मिल रही। चलो, कहते हैं रजिस्ट्रेशन ले लिया आपने, आया ना, रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया। अभी सिखाया रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं, अभी सीखा 7 दिन में, 30 दिन में, पार्ट ए पार्ट बी, REG1 REG2, याद आया दोस्त? अभी आ जाओ, कहता है आफ्टर टेकिंग अ वैलिड रजिस्ट्रेशन अंडर GST, आप अभी अभी रजिस्ट्रेशन लेकर आए हो दोस्त। मैंने कहा हाँ आता है। अब कह रहा है अप्लाई फॉर कैंसिलेशन, आपका मरने का मन करता है, अरे बाबा तेरा मरने को, या फिर ऑफिसर कह रहा है हम आपको कैंसिल करेंगे, क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो कहता है सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, क्या बोला गया, 2 दिन और जी के देख लिया, क्या बोला गया, अब बोला गया क्या बोला, मैं तो मरने जा रहा हूं, मरने जा रहा हूं। तो उसने क्या कहा लड़की, 2 दिन देना यार, कहा नहीं कहा 2 दिन देना यार। तो मैंने कहा या तो मैं कह रहा हूं रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, या डिपार्टमेंट कहता है कैंसिल कर दो। तो क्या बोला गया, आपका कैंसिल नहीं करेंगे, आपको सस्पेंड कर देंगे। समझे, मारेंगे नहीं, बट मारने वाले अधिकार, मतलब ऐसा सोच लेंगे कि तुम मर गए, बस समझ आई नहीं। यहां बोला गया आपका RC हम कैंसिल नहीं कर रहे, सस्पेंड कर रहे। लाइक पुलिस ऑफिसर है, बोला दरोगा जी कहाँ जा रहे हो, बोला ऑफिस में जा रहे हैं। अब बोला दरोगा जी आपको 2 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है, मतलब क्या उसको मैंने निकाल दिया कि भाई साहब तो आप आइयो मत यहाँ पे, क्या नाम है, पुलिस स्टेशन में, या मैंने बोला है कि 2 दिन के लिए बताइए, क्या बोला सर 2 दिन के लिए बताओ, उसको सस्पेंड नहीं किया है। तो मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे सस्पेंड का मतलब क्या हुआ है कि बेटा 2-4 दिन रुक जा, अभी कैंसिल नहीं करे, 2-4 दिन रुक जा। अब क्या बोला है कि भाई साहब 2 दिन उसने लाइफ जी, लड़की के साथ उसने कहा कि हाँ वास्तव में जिंदगी जीनी चाहिए। उसने बताया कि यार जिंदगी कभी कभी मिलती है, खाना पीना भी होता है, गरीबों की सेवा भी होती है, भगवान का नाम भी होता है। उसने कहा हाँ ओके, यहाँ पे 2 डेज मिले उसको, और 2 डेज के बाद बोला हाँ हम तो जिएंगे, क्या बोला, हम तो जिएंगे। तो उसकी खूब सेवा पानी की गई थी, तो बोला जिएगा तो नाउ रिवाइज द इनवॉइस एंड कंटिन्यू टू फाइल द रिटर्न। इसका मतलब क्या बोला गया, यहाँ पे सस्पेंड किया गया ना बेटा, सस्पेंड मान लो 1 महीने के लिए सस्पेंड कर, मान लो 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो मैंने कहा 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास GST नंबर है या 10 दिन के लिए नहीं है, 10 दिन के लिए नहीं। मैंने कहा 10 दिन के दौरान मैंने जो सेल करी है, क्या मैं उस पर GST लिया हुआ, नहीं लिया हुआ, क्योंकि 10 दिन के पास राइट ही नहीं था। तो कह रखा था जिस समय आपको सस्पेंड कर रखा था ना, और अब आपको आपने कह दिया हाँ हाँ हम तो लेंगे रजिस्ट्रेशन, तो आपको बोला गया उन 10 दिन का रिवाइज इनवॉइस दे देना, बस नहीं, मतलब दोबारा से इनवॉइस डाल देना और GST कलेक्ट कर देना, और रिटर्न वगैरह तो फाइल करनी ही पड़ेगी। अब आते आगे, कहता है कि 2 डेज के बाद भी बोला नहीं 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 मैं तो मरना ही है, कसम ही खा रखी मैं तो मरूंगा। तो बोला गया भाई साहब अभी भी आपका मन भरता है मरने का, जा तू मर, क्या बोला, जा तू मर। अब कहता है मरने के बाद 2 कर्मकांड हुए सर। सर क्या हुए, मरने के बाद क्या हुआ सर, वो बोला कि ऊपर से कूदा, हाँ सर ऊपर से कूदा। देखिए क्या है RC, उसने कह दिया कि भाई साहब ऊपर से जैसे ही कूदा, सिंपल शब्दों में, तो बोला गया भाई साहब तो इसको मरने, या तो मरेगा या टूटेगा, वही काम होंगे ना, या तो मरेगा या टूटेगा। कहता है RC नोट टू रिस्टोर, दैट इज फाइनली कैंसिल, हमने इसको कैंसिल कर दिया, दैट इज वो कूद गया बेटा, सिंपल क्या हो गया, वो कूद गया। कहता है कूदने के बाद हम क्या करेंगे, सर पहले ऊपर वाला केस दोनों करवा दो ना। मैंने कहा देखो सर ऊपर से कूदा, जंप मारी और वो मर गया। दूसरा जंप मारी और वो क्या हुआ, क्या हुआ सर, चोट लगी, बच गया, उसका हाथ पैर टूटे। मैंने कहा हाथ पैर टूटे तो क्या उसको खाना पीना देंगे, नहीं सर खाना पीना नहीं देंगे, प्लस काम करवाएंगे, बस यही खाना पीना कम देंगे, सिंपल शब्दों में, और काम कराएंगे। क्या रखा है भाई साहब, सुनो बात, आपने हमारी नहीं मानी, सस्पेंड करने के बाद आपने रिवोकेशन नहीं, आपने कैंसिलेशन के लिए आए, तो कैंसिलेशन के लिए आए और आप फिर रिस्टोर करवा रहे हो, तो आपको रिवाइज इनवॉइस की फैसिलिटी नहीं देंगे हम, ठीक है, बट काम करवाएंगे, दैट इज रिटर्न आपसे एज इट इज भरवाएंगे।
लेकिन बोला गया नहीं भाई साहब हम तो मर ही गए। बोला अगर आप मर गए ना तो बिजनेस को तो क्लोज कर दिया जाएगा, धंधा तो बंद हो जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी किसके नाम चली जाएंगी, आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास, दैट इज आपके बच्चे प्रॉपर्टी चल जाएगी। या कह रहा है बिजनेस कंटिन्यू बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज उसके बेटे बेटी वो सब कुछ। सर पूरी की पूरी कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा तो वो मिलती है बेटा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसर। अब ध्यान सुनो, मैंने कहा मैंने जीएसटी में, अब पूरी कहानी को रिपीट कर दिया। मैंने कहा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए मैं गया तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, REG 1 फाइल करना पड़ेगा। मैंने कहा उसमें कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए डाला सर, पार्ट ए में नाम डालना है, फोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद मेरे पास एक TRN नंबर है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद मेरे पास पूछा जाएगा पार्ट बी की इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, आपका पैन नंबर क्या है, आपका आधार कार्ड क्या है, आपका बिजनेस कहाँ पर है, कैसे है, कितने पार्टनर हो, क्या करते हो, क्यों करने के लिए आए हो, क्या बेचोगे, सब पूछेगा भाई, सब कुछ बता दिया। और नीचे मुझसे पूछा गया क्या आपके पास आधार है, मैंने कहा हाँ आधार है, आधार है डाल दिया और वेरीफाई भी करवा दिया। ठीक है, तो क्या बोला गया, मेरे पास ARN नंबर आ जाएगा। ARN नंबर आने के बाद अगर उनको जीएसटी ऑफिसर के पास जाएगा और जीएसटी ऑफिसर को कुछ लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, तो गड़बड़ के लिए मेरे को 7 दिन का नोटिस, मतलब ARN जनरेट से 7 दिन के अंदर मेरे को क्या देगा सर, आपको एक नोटिस देगा। नोटिस